नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, मैं जब हम जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैं ये सोचने लगा कि 1 बजे, सवा 1 बजे जब आपकी छुट्टी हो जाती है, जब आप ऑनलाइन पढ़ाई अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो फिर आप उसके बाद का समय कैसे बिताते हैं, इस पर मैं थोड़ा सोच रहा था। और मैंने सोचा कि इस कक्षा में क्यों ना आपसे इस विषय पर बातचीत की जाए कि सुबह की पढ़ाई पढ़ने के बाद शाम की पढ़ाई आप किस तरह से करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि भाई आप स्कूल तो आ नहीं रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दबाव नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत बेफिक्र हैं और शाम का समय आपका यूं ही चला जा रहा है और आप उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। या फिर एक दूसरी तस्वीर ये हो सकती है कि कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर यदि बहुत गंभीर हैं तो वे अपने शाम के समय का बहुत बढ़िया उपयोग कर रहे होंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो समय है, ये जो खाली समय है, एक तरह से मुझे लगता है कि इसका अगर सही उपयोग कर लिया जाए तो ये आपको बहुत बड़ा फल देके जाने वाला है। शाम के समय का बेजा इस्तेमाल मत करिए, आप पढ़िए। 1, सवा 1 बजे जब आप फुर्सत हो जाते हैं तो दिन के 3-4 घंटे, 2-3 घंटे आप खूब खेलिए, जम के खेलिए, पढ़ाई के बारे में सोचिए भी मत। लेकिन जब आप शाम को 5 बजे, 6 बजे पढ़ने बैठते हैं तो बहुत गंभीरता के साथ पढ़िए। और जो आप 8 बजे से लेकर 1 बजे तक जो ऑनलाइन 4 पीरियड पढ़े हैं, आप जो कुछ भी पढ़े हैं उसे उस समय में या तो दोहराइए या अगर आप समझ गए हैं तो उसके आगे की चीज पढ़िए। आपको ये मालूम है कि कल की कक्षा में क्या कुछ पढ़ा जाने वाला है, तो आप चाहें तो आप उसे पहले से पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको जब कल कुछ पढ़ाया जाएगा तो आप पहले से उन चीज़ों को पढ़ चुके रहे होंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करिए, क्योंकि समय एक बार जब निकल जाता है तो फिर वो लौट के नहीं आता। फिर आपको लगता है कि समय कम पड़ने लगा। और ये जो समय है जिसमें आप बहुत खाली हैं, है ना, आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि सब कुछ आप ही को करना है। फिर आप किसी पे इसका दोष नहीं मढ़ सकते कि मुझे फलाने ने नहीं पढ़ाया तो मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आप बिल्कुल सारी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए आप शाम के समय का अपना वैज्ञानिक इस्तेमाल करिए। आप खूब पढ़िए। एक बार हाथ से समय निकल जाएगा फिर वो लौट के नहीं आएगा। कुछ बच्चे हैं जो इसलिए पढ़ते हैं कि सामान्य तौर पे उन्हें पास होना है। कुछ बच्चे हैं जो इसलिए पढ़ते हैं कि सम्मानजनक ढंग से पास हो जाना है। कुछ बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि उनका जीवन में एक ध्येय है कि मुझे पढ़ना है और मुझे शीर्ष पे रहना है और खूब पढ़ना है और बहुत अच्छे जगह पे पहुंचना है। मैं इन तीनों बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ। तो जिन्हें शीर्ष पे पहुंचना है और पढ़ाई से ही अपना सब कुछ हासिल करना है, जिनके पास पढ़ाई से हासिल करने के अलावा न तो बहुत बड़ी संपत्ति है और न ही कोई बहुत बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड, उन्हें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। खूब पढ़िए। और बाकी बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि मैं मुझे सामान्य ढंग से पास होना है, तो उनके लिए भी मेहनत बहुत जरूरी है। सामान्य ढंग से भी पास बड़े आसानी से नहीं हुआ जा सकता। इसलिए ये जो समय है इसका स्वागत करिए, आदर करिए। समय का आदर करेंगे, समय आपको आगे पहुंचा देगा। ठीक है बच्चों, इतना ही कहना था। मैं ये 2-3 दिनों से सोच रहा था कि मैं आपसे बातचीत करूंगा कि आप क्या कर रहे हैं इन दिनों। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कृतिका से पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी कविताएं पढ़ ली हैं और गद्य भाग में भी बहुत कुछ पढ़ लिया है। कृतिका में हमने सिर्फ एक पाठ पढ़ा है, माता का अंचल। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वो पाठ। आज मैं आप लोगों को एक जबरदस्त व्यंग्य रचना पढ़ाने जा रहा हूं और उसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक, और इसके लेखक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर बहुत बड़े लेखक हैं बच्चों, बहुत सूक्ष्म दृष्टि है
और इतने बड़े व्यंग्यकार हैं और इतने तीक्ष्ण लेखक हैं कि कमलेश्वर की आंखों से कोई बच नहीं सका है। शासन करने वाली सत्ता से इतना जबरदस्त सवाल करते हैं कमलेश्वर कि लोग चारों खाने चित हो जाते हैं। इनके सवालों का जवाब किसी के पास होता ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल निरुत्तर कर देते हैं शासन और प्रशासन को, और समाज के जो लोग अपने आप को तथाकथित पुरोधा कहते हैं उन्हें निरुत्तर कर देते हैं कमलेश्वर अपनी लेखनी से। और आपको एक छोटा सा उदाहरण जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ने पर मिलेगा। तो हमारे कोर्स में जॉर्ज पंचम की नाक जैसा व्यंग्य क्यों है? वो इसलिए है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय का जो भारतीय प्रशासनिक तंत्र है वह किस तरह का था। आजादी से पहले का जो भारतीय प्रशासनिक तंत्र है वह किस तरह का था, और आज का जो भारतीय प्रशासनिक तंत्र है वह किस तरह का है। प्रशासनिक तंत्र के 3 नमूने आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? और आपके ऊपर यह छोड़ दिया गया है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि जिस भारतीय प्रशासनिक ढांचे में हम रह रहे हैं उसमें हम कितने फिट बैठते हैं और वह ढांचा कैसा है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं, वैसा है क्या? आजादी पाने के बाद जिस तरह की आजादी की हम सब ने कल्पनाएं की थी, हमारे बुजुर्गों ने कल्पनाएं की थी, क्या हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं? उसे कितना हासिल किया है हमने? ऐसे बहुत सारे सवाल, मैंने कहा ना कमलेश्वर बहुत सारे सवाल उठाते हैं सत्ता से जिसका उत्तर किसी के पास नहीं होता है, और तिलमिला जाता है सत्ता वर्ग क्योंकि उसके पास उत्तर ही नहीं है। अक्सर जब आप किसी से बहस करते हैं, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त बात आपसे कहने जा रहा हूं। जब आप किसी से बहस करते हैं, जिससे आप बहस कर रहे हैं, जब आपके तर्कों का जवाब उसके पास नहीं होता तो वह गुस्से में आ जाता है, फिर वह आपको देख लेने की धमकी देता है और फिर आप अपनी बात समाप्त कर देते हैं। बिल्कुल कमलेश्वर और प्रशासनिक तंत्र में यही ठना हुआ बात है। कमलेश्वर सवाल करते हैं और किसी के पास उसका जवाब नहीं है, इसलिए गुस्सा और खींच के अलावा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं बच्चों? तो यही सब चीजें हैं। आप कुछ हल्की फुल्की बातें करें, बहुत मजाहिया है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आपको हंसी भी आएगी आपको, और हंसते हंसते आप समझ जाएंगे कि कमलेश्वर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है? कोई ऐसा बहुत गंभीर पाठ नहीं है कि इसमें कमलेश्वर जो है वो तलवार चला रहे हैं और सबको मार रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत ही मजाहिया, मजाहिया मतलब मजाकिया, बहुत ही मजाकिया है ना? आप हंसेंगे, समझेंगे, और मजाक में ही जो बात उन्होंने कह दी है वो कलेजे में एकदम तीर की तरह उभरती है बच्चों। जॉर्ज पंचम की नाक, यही है नाक, ये जॉर्ज पंचम है और ये इसकी नाक है। मैंने कोशिश बहुत अच्छा, मैं चित्रकार तो हूं नहीं, लेकिन आपका ध्यान दिलाने के लिए मैंने ये बनाया है। देखिए आप किताब खोलिए, उसमें भी एक नाक की तस्वीर है, आप देख रहे हैं? उसे देखिए, वह जॉर्ज पंचम की नाक है। जॉर्ज पंचम की नाक यदि हम कहते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? होता ये है, आपको मैं पहले पाठ के बारे में बताऊं। जब भारत देश आजाद होता है तो हम जब नए नए आजाद हुए रहते हैं तो हमारे ऊपर अंग्रेजी शासन तंत्र का बहुत प्रभाव है। ठीक है? एकदम अब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं आपसे इस पाठ के बारे में बात करना। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिए। जब भारतीय प्रशासन या जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय प्रशासन पर अंग्रेजी शासन का बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो प्रशासनिक परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है ना। अंग्रेज चले गए और उनकी जगह पर भारतीय लोगों ने शासन को संभाल लिया। एक बात की तो ये दिखाई दिया कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया। जो सत्ता ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, अंग्रेजों के हाथ में थी, वही सत्ता अब भारतीय राजनेताओं के हाथ में आ गई। फिर उन्होंने कोशिश किया कि भारतीय प्रशासनिक तंत्र को सुधारा जाए और अपनी तरह से जो प्रशासन का जो एक सिस्टम बना हुआ है, एक क्रम बना हुआ है, उसे हम लोग सुधारें। लेकिन उसमें कितना सफल हुए इस पर हम तो बाद में बात करेंगे, या इस पाठ के बाद हम कभी अनौपचारिक बातचीत करते रहेंगे, उसमें बातचीत करेंगे। लेकिन जो पाठ है उसमें हमें यह साफ साफ दिखाई देता है कि जो भारतीय प्रशासनिक तंत्र है उसमें अंग्रेजी राज का बहुत बड़ा प्रभाव हमें दिखाई देता है। और भारत के आजाद होने के कुछ सालों बाद तक भारतीय प्रशासनिक तंत्र के ऊपर अंग्रेजों का इतना बड़ा प्रभाव दिखाई देता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी प्रशासनिक तंत्र अंग्रेजों की भक्ति में लगा हुआ है। यह बड़े अफसोस की बात है। तो होता यह है कि भारत आजाद है और जिस पर जो भारत पर शासन कर रहा था जो देश, उसकी रानी थी एलिजाबेथ बाहर भारत आने वाली थी। तो भारत की जो जनता है वो अंग्रेजों की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं थी। अब तो बड़ी चिंता की बात हुई। मान लीजिए कि एलिजाबेथ आ रही हैं और भारतीय जनता ने उन्हें काला झंडा दिखा दिया, तब तो इज्जत खत्म हो गई। भारतीय जनता बिल्कुल सम्मान देने के लिए तैयार नहीं थी ब्रिटेन की महारानी को या ब्रिटेन के किसी भी वस्तु को, क्योंकि ब्रिटेन के ही खिलाफ जंग लड़ करके हमने आजादी पाई थी और इसके लिए तमाम शहादतें दी थी। तमाम युवा फांसी पे लटकाए गए, मारे गए, शहीद हुए, तब जाकर बहुत ही कीमत अदा करके हमने ये आजादी पाई थी। तो भारत की जो जनता थी बच्चों, वो इस बात को समझ रही थी, इस बात की गंभीरता को समझ रही थी। वह किसी भी प्रकार से तैयार नहीं थी कि ब्रिटेन के किसी भी व्यक्ति को इज्जत दी जाए, सम्मान दिया जाए। ठीक है, तो लेखक कल्पना करता है, ये कमलेश्वर। अब कमलेश्वर एक चित्र गढ़ते हैं। वो कहते हैं कि देखिए ये एक जॉर्ज पंचम, जो अंग्रेजों के राजा हैं, ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति है जो दिल्ली में है, और जो इसकी नाक है वो पूरे ब्रिटेन की जो इज्जत है उस इज्जत का प्रतीक है। भारत की जनता इस नाक को काट देना चाहती है। मतलब भारत की जनता जॉर्ज पंचम, महारानी एलिजाबेथ या ब्रिटेन से जुड़ी हुई किसी भी चीज की इज्जत करना नहीं चाहती। तो इसका मतलब नाक यानी प्रतिष्ठा की बात आ गई कि जॉर्ज पंचम की नाक रहेगी या कटेगी। तो जाहिर सी बात है कटेगी, क्योंकि भारतीय जनता जॉर्ज पंचम की इज्जत करना नहीं चाहती, इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक कटी हुई है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, ये लेखक की एक कल्पना है। लेखक एक रूपक बना रहा है, मेटाफर गढ़ रहा है, एक रूपक गढ़ रहा है कि बच्चों ये जो नाक है इज्जत की प्रतीक है, और दिल्ली में एक जॉर्ज पंचम की मूर्ति है और वह नाक जो है कट गई है। तो नाक कट गई है का मतलब ये हुआ कि जॉर्ज पंचम और ब्रिटेन से जुड़ी हुई किसी भी चीज की इज्जत भारतीय जनता करने के लिए तैयार नहीं है। और होता यह है कि इसी समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ उन देशों की यात्रा पर निकली हैं जिन देशों पर उनका कभी अधिकार हुआ करता था। वे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, उन देशों की यात्रा पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ निकली हुई है। तो हर जगह उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। हर जगह लोग उनके लिए परेशान हैं कि क्या किया जाए, कैसे अपनी स्वामी भक्ति प्रकट की जाए। आजादी के बाद भी स्वामी भक्ति की बात है। और भारत के जो हुक्मरान थे, भारत के जो लोग थे, प्रशासनिक तंत्र के लोग थे, वो तो और भी परेशान थे कि भारत की जनता ने इस आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी और कहीं से भी भारत की जनता ब्रिटेन के लोगों की आम जनता की बात नहीं, ब्रिटेन के राजे महाराजे प्रशासक इन लोगों की इज्जत करना नहीं चाहती थी।
तो पहले से ही भारत में नाक कटी हुई है। जॉर्ज पंचम की नाक कटी हुई है, राजा की नाक कटी हुई है, और ऐसे में एलिजाबेथ आ रही हैं, तो अब उनका सामना कैसे किया जाए? तो भारतीय प्रशासनिक तंत्र के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता से अंग्रेजों की इज्जत करवाई जाए, किसी भी तरह से भारतीय जनता से जॉर्ज पंचम की इज्जत कराई जाए और जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जाए। जनता इज्जत नहीं कर रही है मतलब नाक कटा हुआ है, और जनता से इज्जत करवाई जाए मतलब किसी भी तरह से नाक लगाई जाए। तो नाक का मसला है, इज्जत और बेइज्जत का मामला है। अब इसको कमलेश्वर किस तरह से गढ़ते हैं, कमलेश्वर कैसे इस बात को आप तक पहुंचाते हैं कि बच्चे समझ सकें कि मामला क्या है। समझ रहे हैं? उन्होंने लिखा जॉर्ज पंचम की नाक। अब आपके सामने भी सवाल है कि नाक लगी कि नहीं लगी, इज्जत हुई कि नहीं हुई, और फिर जॉर्ज पंचम की नाक कट गई तो वैसी नाक फिर आई कहां से, और फिर देश की परिस्थितियां किस तरह की बनी। सारे सवालात जो हैं वो इस पाठ से उत्पन्न होते हैं। तो चलिए मैं और आप सभी मिलकर के इस पाठ को पढ़ते हैं और एक एक पंक्ति का आनंद लेते हैं। ठीक है, मजा लेके पढ़ना चाहिए, एक एक पंक्ति का अर्थ समझना चाहिए और खूब आनंद लेके पढ़ना चाहिए कि वाह वाह कमलेश्वर ने क्या लिखा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कमलेश्वर लिखने बैठे और एक ही दिन में लिख डाला, बहुत परिश्रम किए होंगे, बहुत सोचे होंगे, तब तो लिखा होगा उन्होंने। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी किताब निकाल लीजिए, मैं भी पढ़ता हूं और इसको बहुत आनंद लेते हुए हम सभी एक एक पंक्ति पढ़ते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक, ये नाक है, कुछ जरूरत से ज्यादा लंबी थी उस समय, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक पूरी दुनिया में फैली हुई थी। कहते हैं कि ब्रिटेन का जो उपनिवेश है वो इतना बड़ा था। उपनिवेश मतलब जब एक देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता था, तो जो देश कब्जा करता था, जिस पर कब्जा करता था, वह उसका उपनिवेश हो जाता था। ठीक है, तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो कहा जाता है कि अंग्रेजों का उपनिवेश इतना ज्यादा था कि उसके साम्राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था। एक देश में अगर सूरज डूबता था तब तक दूसरे देश में सूरज उग जाता था। लगभग सारी दुनिया पर ब्रिटेन ने राज किया है बच्चों। तो इसकी नाक तो थोड़ी जरूरत से ज्यादा लंबी है। अभी इसे भारत की जो जनता है वो काट देगी ऐसे करके, और जो भारत के हुक्मरान हैं, जो प्रशासनिक तंत्र के लोग हैं, वो इसे जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसमें क्या संघर्ष होता है देखिए। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, रानी जो है एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ तृतीय, ऐसे है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के, मैं मतलब साथ, मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी, हिंदुस्तान आने वाली थी अपने पति के साथ। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। अब अखबार जो है भयंकर रंगे हुए थे। एलिजाबेथ ये, तो एलिजाबेथ वो, तो एलिजाबेथ ऐसे करती हैं, तो एलिजाबेथ सवेरे उठती हैं तो ऐसा करती हैं, एलिजाबेथ शाम को सोती हैं तो ऐसा करती हैं, एलिजाबेथ खाती हैं तो ऐसा करती हैं, एलिजाबेथ उठती हैं तो ऐसा करती हैं, गार्डन में घूमती हैं तो ऐसा करती हैं, बैठती हैं तो ऐसा करती हैं। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं, लंदन के अखबारों से भी खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। ये जो शाही दौरा है, शाही मतलब राजकीय दौरा, तो उसके लिए कैसी कैसी तैयारी हो रही है रानी के लिए, दौरे के लिए, उसकी खबरें लंदन से छपने वाली अखबार से भारत पहुंच जाती थी।
और फिर भारतीय अखबार उसी में से खबर चुरा चुरा के और अपने अखबार में छापा करते थे। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। दर्जी बहुत परेशान था रानी के ड्रेस को लेकर के कि रानी क्या पहनेंगी। रानी भारत जाएंगी तो क्या पहनेंगी, रानी पाकिस्तान जाएंगी तो क्या पहनेंगी, रानी नेपाल जाएंगी तो क्या पहनेंगी। बहुत मुसीबत की बात थी उसके लिए, क्योंकि अगर परिधान अच्छा नहीं हुआ तो प्रभाव अच्छा नहीं होगा। इसलिए सारा दारोमदार, रानी को सुंदर दिखाने का सारा दारोमदार उनके ड्रेस डिजाइनर पर था, मतलब दर्जी पर था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। और जो रानी का जो सेक्रेटरी था, और उसे आप उसका जासूस भी कह सकते हैं, वो जहां जहां रानी जाने वाली थी उनसे पहले उन देशों का तूफानी दौरा करने वाला था कि जाके देख आए कि जाने लायक है कि नहीं है। आज भी बच्चों, जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आते हैं तो पहले उनका एक प्रतिनिधिमंडल आकर के देख जाता है कि आने लायक है कि नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसे ध्यान दीजिएगा, आप कभी अखबारों में सुनिएगा। तो उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। हाँ भाई, मजाक तो नहीं था, क्योंकि रानी आने वाली थी। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। अब जमाना बदल गया था। पहले जब रानियां निकला करती थीं तो लाव लश्कर के साथ, अपने पूरे फौज के साथ निकला करती थीं, सेना के साथ निकला करती थीं। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब लोकतंत्र का जमाना है, तो रानियां उस तरह से नहीं निकल सकती। तो फोटोग्राफरों की फौज उनके साथ थी। सैनिक तो नहीं थे, लेकिन फोटोग्राफरों की फौज महारानी के साथ थी। और इस तरह से महारानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करने वाली थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। इंग्लैंड में जो खबर छपती थी कि महारानी भारत आने की इस तरह की तैयारी कर रही हैं, जब अगले दिन वह इंग्लैंड की अखबारें भारत पहुंच जाती थीं, तो भारत में तो हलचल मची हुई थी। तो भारतीय अखबार जो थे वो इंग्लैंड के अखबारों के खबरों को और नमक मिर्च मसाला लगा करके टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने अखबार में छाप देते थे। उस समय आज का जमाना तो था नहीं कि मोबाइल है, टेलीविजन है और चारों ओर संचार तंत्र इतना बड़ा है। उस समय तो अखबार, रेडियो और कहीं कहीं टेलीविजन। समझ रहे हैं आप? तो उस समय जो भी उस समय समाचार के माध्यम से उन सब पर रानी के आने की खबरें छाई हुई थी। ठीक है। और क्या खबरें आ रही थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। 400 पाउंड का सूट रानी पहन के आ रही थी हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान का ही जो मलमल है, जो रेशम है, उसी का वह कपड़ा बना हुआ है। कहा जाता है बच्चों, मैं आपको बता दूं यहीं पर, कि जो ढाका का जो मलमल है, बांग्लादेश, उसका जो मलमल है, रेशम है, वह पूरी दुनिया में सबसे शानदार रेशम कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो उस रेशम से, और भारत में भी जो रेशम उद्योग है वो बहुत ही तरक्की पर था। मतलब उन दिनों बहुत उच्च कोटि के रेशम बना करते थे। तो भारत के ही रेशम से हल्के नीले रंग का सूट महारानी के लिए, महारानी का दर्जी महारानी के लिए उसका सूट बन रहा था, और 400 पाउंड उस पर खर्च आया था उस समय। अब भाई, अब इस कक्षा में ये मैं नहीं बताऊंगा कि 1 पाउंड पर कितना रुपया होता है, और चूंकि आज से 70 साल पहले की बात है और हर 5 साल में रुपया दोगुना हो जाता है, तो आप जोड़ लीजिए कि उस सूट का खर्च आज कितना होगा। समझ रहे हैं? 400 पाउंड, तो 400 पाउंड को पहले आप रुपए में बदल लीजिए और हर 5 साल के अंतराल पर उसको दोगुना कर दीजिए। तो आज कितने का वो सूट होगा,
इससे आप जरा अंदाज लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज अगर रानी आती और अगर वो सूट पहनती तो वह सूट कितने का था। वैसे आज के जो बड़े राजनेतागण हैं वे भी काफी महंगे कपड़े पहना करते हैं बच्चों। मजा है, हिंदुस्तान के जो बड़े लीडरान हैं, पैसा बहुत है, खर्च कहाँ करें तो कपड़ों पे ही करते हैं। तो इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थीं कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? यहाँ तक आगे बढ़े, ठीक है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, ये लोग जन्म कुंडली भी छप गई अखबार में। बताया ना आप लोगों को कि वो क्या करती थी, कैसे चलती थी, ये सब कुछ अखबारों में छपता था। कितना खाती थी ये भी अखबार में छपता था। शुक्र करो कि महारानी ने कब छींक दिया यह नहीं छपा, नहीं तो यह भी छप जाता है कि आज महारानी को जुकाम है। समझ रहे हैं? रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियां देखने में आई। मजाक नहीं है। महारानी का जो अंगरक्षक है अब उसका पूरा जिंदगी छप गया अखबार में कि ये फलाना महारानी के अंगरक्षक हैं, देखिए जरा इन्हें, ये फलाना कौन है, ये खानसामे हैं, रानी के लिए खाना बनाते हैं, आइए इनसे बातचीत कराता हूं। हाँ तो आप बताइए रानी के लिए आप क्या बनाते हैं? तो बताता होगा कि मैं रानी के लिए फला चीज बनाता हूं। और आप उस समय के जो दर्शक थे या पाठक थे वो पढ़ पढ़ के बहुत खुश नहीं होते थे, उन्हें गुस्सा आता था। इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक की इज्जत का मामला आ गया, नाक का सवाल आ गया था बच्चों। आज के दौर का हिंदुस्तान नहीं था, देशभक्त हिंदुस्तान था। उस समय हिंदुस्तान जो था नया नया आजाद हुआ था, जनता में देश के प्रति जज्बे से भरे हुए लोग थे, जज्बात से भरे हुए लोग थे। तो ये मजाक हो रहा था अखबारों में कि रानी का जो बावर्ची है उसकी जीवनी छप रही थी, रानी के जो नौकर हैं उनकी जीवनियां छप रही थी हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए कि पढ़िए फला रानी के नौकर हैं, आइए इनसे बातचीत कराते हैं। समझ रहे हैं? अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई बच्चों। रानी के महल में जो कुत्ते थे ना, उसके भी चित्र भारतीय अखबार में छप गए कि देखिए ये रानी का कुत्ता है, आहा कितना स्वीट है, कुची कुची कहते हैं ना, कितना स्वीट है रानी का कुत्ता। तो भारत के अखबारों में यह भी छप गया बच्चों कि ये देखिए ये एक स्वीट सा कुत्ता जो है, ये मामूली कुत्ता नहीं है, हमारे और आपके औकात से काफी बड़ा कुत्ता है। तो यह कौन है? तो यह रानी का कुत्ता है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से भारतीय अखबार जो थे वो रानी के स्तुति गान में बिछे हुए थे। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। वहां हो रहा था और थरथराहट हिंदुस्तान में हो रही थी। क्यों? क्या कहना चाहता है लेखक इस पंक्ति के माध्यम से? लेखक ये कहना चाहता है कि इंग्लैंड में जो कुछ भी हो रहा था उसकी धमक हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। रानी आने वाली थी, हिंदुस्तान में कोई रानी की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जनता पर यहाँ कहर ढाया जा रहा था, जबरदस्ती इज्जत कराने के लिए। प्रश्न यहां से उठ सकता है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी, इस पंक्ति का क्या अर्थ है?
तो इस पंक्ति का अर्थ यही है कि महारानी जब भारत आने वाली थी तो महारानी और के महल में और सारे इंग्लैंड में तैयारियां चल रही थीं और उसका प्रभाव हमें हिंदुस्तान पे दिखाई दे रहा था। हिंदुस्तान की जो जनता थी वह रानी और किसी भी तरह से महाराज जॉर्ज पंचम की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए यहाँ पर जनता पर उन सब का जबरदस्ती इज्जत करवाने के लिए अनेक तरह के जुल्म ढाए जा रहे थे, अनेक तरह के सितम ढाए जा रहे थे और यहाँ की जनता बेहद परेशान थी। यहाँ की जनता अपना आत्म स्वाभिमान न्यौछावर करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती उनसे यह काम करवाने की जिद यहाँ के प्रशासनिक तंत्र में के लोगों ने पाल रखा था। इसलिए कहा जा रहा है कि शंख वहां बज रहा था, गूंज यहाँ सुनाई दे रही थी। ठीक है बच्चों, बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। सनसनी, हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि रानी आने वाली है। समझ रहे हैं? इन खबरों से हिंदुस्तान में, खबरों से किस बात से सनसनी फैल रही थी? रानी आए चली जाए, उनका स्वागत है, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, कमलेश्वर क्या कहना चाहते हैं? जनता रानी का विरोध नहीं कर रही थी। ये जो आडंबर रचे जा रहे थे, ये जो हवा बनाया जा रहा था, जो फुग्गा फुलाया जा रहा था जबरदस्ती का, उसके खिलाफ थी जनता। बाकी हमारे देश में कोई आए उसका स्वागत है, आइए हम सब हम मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी इज्जत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये क्या कि आप क्या पहन रही हैं ये भी हम सुने, आप क्या खा रही हैं ये भी हम सुने, आपके अंगरक्षकों की जीवनियां क्या है ये भी हम सुने, और आपके जो महल में शाही कुत्ते हैं उनके मुंह में कितने दांत हैं हम ये भी देखें। तो ये तो अब नहीं होगा, क्योंकि अब तो हम आजाद हैं ना। हिंदुस्तान एक दुनिया का बड़ा लोकतांत्रिक देश था आजादी के बाद, तो फिर हम पिद्दी सा इंग्लैंड क्यों हम उसकी बात मानने जाएं? ये चीजें तत्काल आजाद हुए हिंदुस्तान में उबल रही थी ये चीजें, इसलिए हिंदुस्तान में सनसनी थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी दिल्ली, राजधानी दिल्ली, दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। क्योंकि जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो कहां आता है? दिल्ली आता है। हिंदुस्तान आने का मतलब क्या हुआ? दिल्ली आना हुआ। अब इसके बाद चाहे जहां भी घूमने चले जाएं, आगरा के ताजमहल चले जाएं या किसी बड़े स्टेडियम में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, ये एक बात अलग है। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर, उस समय 5,000, देखो बता दिया लेखक है, उस समय 5,000, सन 1950 मान लीजिए, सन 1950 में 5,000, तो 1955 में 10,000, तो 1960 में 20,000, तो 1965 में 40,000, तो 1970 में 80,000, 1975 में 1,60,000, तो 1980 में 3,20,000, तो 1985 में 6,40,000, तो 1990 में 6,40,000, 12,80,000 रुपया, तो 95 में 24 लाख 25,60,000 रुपया, तो 2000 में 51,20,000 रुपया, तो 2005 में मान लीजिए इसको 50 लाख कर देते हैं तो 1 करोड़, 2010 में 2 करोड़, 2015 में 4 करोड़, और आज की बात करें 2020 तो 8 करोड़ रुपए का ड्रेस पहन के महारानी आ रही थी। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या कुछ, क्या बहुत कुछ होना चाहिए था। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान और शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको
और कभी अपने घर को देखते हैं। क्या बात है, हाँ? वो आए हमारे घर, वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात थी। एक तरफ 5,000 रुपए उस समय, यानी आज मैं आपको बताया कि कितने करोड़ का वो सूट आज के समय में होता। इतना महंगा कपड़ा पहनकर पूरी दुनिया की जो साम्राज्ञी थी वो आ रही थी, और कहाँ अभी अभी आजाद हुआ एक भूखा नंगा गरीब देश भारत। तो भाई रानी की इज्जत तो होनी ही थी, क्योंकि लिख रहे हैं कि जिसके बावर्ची अपनी जान हथेली पर लेकर, देखिए इस पंक्ति को देखिए, कि जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने, है ना? जिसकी सेना महायुद्ध में लड़ चुकी है, दुनिया के महायुद्ध में लड़ चुकी है, उसकी शान और शौकत के क्या कहने। इसीलिए लेखक ने ये शेर लिखा है कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट होना मतलब बच्चों, नई दिल्ली को खूबसूरत ढंग से सजाया जाने लगा। समझ रहे हैं आप? बहुत ही खूबसूरती से नई दिल्ली को सजाया जाने लगा। अरे रानी आ रही है, मजाक बात थोड़ी है। रानी के सम्मान में कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। तो सारी नई दिल्ली जो है वो दुल्हन की तरह सजाई जाने लगी। लेकिन समस्या एक बात की थी कि आप महलों को पोत दीजिए, सड़कों को चौड़ा कर दीजिए, है ना, जितने गरीब हैं उन्हें ढक दीजिए। बात समझ रहे हैं आप मेरी ना? उन्हें ढक दीजिए, दीवारें बना दीजिए कि कुछ दिखे ही मत। लेकिन जनता के भीतर जो आक्रोश था उसे आप कैसे दबाएंगे? जनता कह रही है कि हम इज्जत नहीं करेंगे, उससे आप जबरदस्ती कैसे करवाएंगे? ये तो चुनौती है आपके सामने। देखिए ये आज से काफी पहले लिखा गया लेख है बच्चों, लेकिन मैं आपसे कह रहा था ना कि इसमें भारतीय प्रशासनिक तंत्र के तीनों जगहों के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। एक आजादी से पहले, एक आजादी के बाद, और आज का जो प्रशासनिक तंत्र है। आज भी जब हमारे देश में किसी दूसरे बड़े देश का, महादेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो किस तरह से नई दिल्ली को सजाया जाता है, किस तरह से झुग्गी झोपड़ियां किसी को न दिखाई दे उनको ढका जाता है, गंदगी को हटाया जाता है, किस तरह से सुंदर बनाया जाता है कि राष्ट्राध्यक्ष आए तो देखें कि वाह इंडिया वाह, उसे ये पता ही न चले कि इंडिया है क्या। तो आज भी वही है। आप आज से 6-7 महीने पहले का, 6-7 महीने पहले ही, 4-5 महीने पहले ही देख लीजिए, कुछ राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आए थे, उनके लिए कैसी कैसी तैयारियां हुई, है ना। तो कमलेश्वर का ये जो लेख है वो उस समय लिखा गया लेख आज भी प्रासंगिक है। तो देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, और देखते ही देखते दिल्ली को सजाया जाने लगा, खूब जम के सजाया जाने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा। सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीन मतलब क्या होता है? खूबसूरत महिलाओं को नाजनीन कहा जाता है। तो सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे का रंग साफ हो गया, और क्या? इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। मतलब इमारतों को देखने से लगा कि यह श्रृंगार की हुई युवती है। इतना खूबसूरत दिखने लगा दिल्ली, सब कुछ बहुत सुंदर हो गया, सारी गरीबी को ढक दिया गया, सड़कों के किनारे गमले लगा दिए गए, इमारतों को रंग दिया गया। लेकिन क्या जनता के भीतर जो नफरत थी, यानी जॉर्ज पंचम की जो ये नाक है ये कटी हुई थी,
इसे जोड़ा जा सका तो इसे भी जोड़ा जाएगा। देखिएगा इस पाठ में कि यह कटी हुई नाक कुछ यूं, यह कैसे जोड़ी जाएगी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। अब मूल समस्या पर आइए आप। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बहुत बड़ी मुसीबत थी। ये नाक, जनता जॉर्ज पंचम की इज्जत नहीं कर रही थी, तो जॉर्ज पंचम की नाक कटी हुई थी। और ये सबसे बड़ा मसला था, ये सबसे बड़ा सवाल था कि जॉर्ज पंचम की नाक कैसे लगाई जाए। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी कि हो जाएगा, सब हो जाएगा, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, नाक नहीं थी। जिस तरह जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी, उसी तरह नई दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन नई दिल्ली की नाक नहीं थी। नई दिल्ली की भी नाक नहीं थी। मतलब नई दिल्ली के जो हुक्मरान थे, जो सत्ताधीश थे, जो मठाधीश थे, जो प्रशासन के लोग थे, उनकी भी नाक नहीं थी। वे भी बेइज्जत थे। कोई आत्म स्वाभिमान नहीं था उनके पास। किसी भी तरह से वे भारतीय जनता से इंग्लैंड की रानी की इज्जत कराना चाह रहे थे। इसलिए कमलेश्वर कहते हैं कि नई दिल्ली में सब कुछ था, नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की भी नाक नहीं थी, और भारतीय प्रशासनिक तंत्र के लोग भी इतने गिरे हुए थे कि उनकी भी नाक नहीं थी। परीक्षा में सवाल आता है कि नई दिल्ली में सब कुछ था, नाक नहीं थी। विश्लेषण करिए, स्पष्ट कीजिए, तो आप कहेंगे कि नई दिल्ली में सब कुछ था। सड़कें जवान हो गईं, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, सारे धूल साफ हो गए, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, नई दिल्ली चमचम चमचम चमकने लगी, रानी की प्रतीक्षा में नई दिल्ली युवा हो गई। लेकिन नई दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी, जॉर्ज पंचम की भी नाक नहीं थी। जनता जॉर्ज पंचम की इज्जत नहीं करना चाहती थी, इसलिए जॉर्ज पंचम की भी नाक नहीं थी। और स्वयं नई दिल्ली का जो प्रशासनिक तंत्र है, उसकी भी नाक नहीं है, क्योंकि उसने अपने आत्मगौरव को ब्रिटेन के सामने जमीन पर बिछा दिया है। जो भारतीय प्रशासनिक तंत्र है, उसकी भी नाक नहीं है, वह बेहद बेआबरू होकर के ब्रिटेन के सामने बिछा हुआ है। इसलिए लेखक कहता है कि नई दिल्ली में सब कुछ है, नाक नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आज हम अपनी पढ़ाई को इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम इसको और आगे करेंगे। थोड़ा और कोशिश करेंगे कि अगले पीरियड में हम इसे ख़त्म कर लें, ताकि उसके अगले पीरियड में हम इसका प्रश्न उत्तर देखें। वैसे तो मैं आप सभी को बीच बीच में बताता चल रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न उठता है, लेकिन हम जैसा कि हमेशा करते हैं, एक एपिसोड हम लोग प्रश्नोत्तरों पे बनाते हैं, तो हम उसे देखेंगे। आप सभी इतनी देर तक पढ़े पाठ में, आप उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। थोड़ा व्यंग्य है, इसलिए इसे समझने में थोड़ा समय लगता है। एक बार आप खुद पढ़ लीजिए, मेरे पढ़ाने से पहले खुद पढ़िए, और भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।